आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, जो रिएक्शंस सरफेस पे होती है उसके स्टडी को कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। और यहाँ पे ऐसी पहली रिएक्शन हम देखेंगे एडसॉर्प्शन। सो एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। सो इट इज सरफेस फिनोमिना, सिर्फ सरफेस पे प्रोसेस होगा। लेकिन अगर बल्क में प्रोसेस होता है तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। आप एक एग्जांपल लो, चाय में जब आप टोस्ट या बिस्किट डुबाते हो तो वो जो चाय है वो सिर्फ सरफेस पे रहेगा इनिशियली, तो उसको एड्सॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन अगर आप वो टोस्ट को ज्यादा देर तक रखोगे तो क्या होगा, चाय अंदर एंटर होना स्टार्ट होगा, तो वो बल्क प्रोसेस हो गया। तो बल्क फिनोमिना को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन सिर्फ सरफेस पे होगा तो उसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन, जिसका रेट इनिशियली ज्यादा होता है। एड्सॉर्प्शन इनिशियली फास्ट होता है, फिर स्लो होते जाएगा और उसके बाद वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो नहीं होता प्रोसेस, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन एब्जॉर्प्शन कैसा है, थ्रू आउट द प्रोसेस वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा। तो एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन दोनों अलग है। ये चैप्टर में हमें एडसॉर्प्शन ही पढ़ना है। अब अगर बात करें एडसॉर्प्शन की तो उसमें आपको दो सब्सटेंसेस पता होने चाहिए, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट। सरफेस जिस पे एडसॉर्प्शन होगा उसको कहते हैं एडसॉर्बेंट। तो जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को एडसॉर्ब करता है वो एडसॉर्बेंट है, और जो सब्सटेंस एडसॉर्ब होने वाला है उसको कहते हैं एडसॉर्बेट। जैसे मैं एग्जांपल लूं, चारकोल पे CO2 एडसॉर्ब हुआ तो चारकोल क्या हो गया, एडसॉर्बेंट, और CO2 क्या हो गया, एडसॉर्बेट। तो ये दोनों अलग है, सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसा आप ले सकते हो। नेक्स्ट, इट इज स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव। ये जो प्रोसेस है वो स्पेसिफिक है। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई एक मेरे पास एडसॉर्बेंट है तो वो किसी सॉल्यूट को ही या किसी एडसॉर्बेट को ही एडसॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं है कि वो सबको एडसॉर्ब कर लेगा। तो ये स्पेसिफिक है, सिलेक्टिव है और स्पॉन्टेनियस है। एडसॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि उसका गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, और एक्सोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा H भी नेगेटिव है, इट रिलीजेस एनर्जी। तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब कुछ एग्जांपल्स देखो आप, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया, ये गैसेस चारकोल पे एड्सॉर्ब होते हैं। तो ये गैसेस एड्सॉर्ब हुए सरफेस पे, चारकोल पे। दूसरा एग्जांपल ऑफ मॉइस्चर, जो वाटर प्रेजेंट है एयर में उसको मॉइस्चर कहते हैं, तो वो सिलिका जेल पे एड्सॉर्ब होता है। तो सिलिका जेल इज एडसॉर्बेंट, वाटर इज एडसॉर्बेट। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब एक और प्रोसेस है ऑक्लूजन, वो समझ में आना चाहिए। वो एडसॉर्प्शन ही है, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की सरफेस पे एडसॉर्ब होता है तो उसको हमने नाम दिया है ऑक्लूजन। एडसॉर्प्शन ही है वो, बट हाइड्रोजन अगर प्लेटिनम पे एडसॉर्ब किया तो उसको कहते हैं ऑक्लूजन। तो दूसरा है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, जिस तरह एडसॉर्ब हुआ तो एब्सॉर्प्शन, उसी तरह रिमूव हुआ अगर तो उसको कहते हैं डिसॉर्प्शन। अब रिमूव होगा कैसे, या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिमूव हो जाएगा, या फिर अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो भी रिमूव हो जाएगा। तो डिसॉर्प्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पार्टिकल्स फ्रॉम एडसॉर्बेंट सरफेस। और लास्ट है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन किसे कहते हैं, अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होता है साइमल्टेनियसली, तब उसे कहते हैं सॉर्प्शन। तो ये कुछ टर्म्स है, अगर इसमें से कोई MCQ पूछ लिया तो फिर आपको ये आना चाहिए। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, या उसको आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन बोल सकते हो। तो फिजिसॉर्प्शन में वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है। एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे होता है वैंडरवाल्स फोर्स। जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो ये सारी जो इंक है वो बोर्ड पे चिपक गई, वो कौन सा फोर्स है, वो सिर्फ वैंडरवाल्स फोर्स है, वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना। नेक्स्ट है, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे होगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिजिसॉर्प्शन नहीं होगा, लेकिन केमिसॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे हो सकता है। देन हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कितना है, तो क्योंकि यहाँ वैंडरवाल्स फोर्स बना तो बहुत ही कम होगा हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, 20 to 40 किलो जूल पर मोल, लेकिन यहाँ पे है वो 80 to 240 किलो जूल पर मोल।
क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड बना तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। उसके बाद देखो तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार एड्सॉर्प्शन हुआ तो हम इसको रफ भी कर सकते हैं, मतलब डिसॉर्प्शन इज पॉसिबल बट केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। इसमें एक बार केमिसॉर्प्शन हो गया फिर उसको हम रिमूव नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल प्रोसेस से। देन इट इज मल्टी लेयर, मतलब एक लेयर इसके ऊपर बन गया, मैं उसके ऊपर दूसरा लेयर भी बना सकता हूं, तीसरा लेयर भी बन सकता है। तो फिजिसॉर्प्शन इज मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन, whereas केमिसॉर्प्शन इज मोनोलेयर, मतलब एक बार एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्बेट का एक बॉन्ड बन गया केमिकल बॉन्ड, अब दूसरा बॉन्ड उसके ऊपर थोड़ी बन सकता है, तो वो मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन है। तो डिफरेंस भी लर्न करो आप फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन का। अब है फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन? इन दैट आवर फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब आप सेम एड्सॉर्बेंट ले लो और गैसेस चेंज करो तो डिफरेंट गैस को डिफरेंट अमाउंट में वो एड्सॉर्ब करता है। एड्सॉर्बेंट आपने सेम रखा बट गैस चेंज किया, उसी तरह गैस सेम रखो एड्सॉर्बेंट चेंज करो। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट ये है कि आपने गैस तो सेम रखा लेकिन एड्सॉर्बेंट डिफरेंट लिया, तो डिफरेंट एड्सॉर्बेंट में सेम गैस का एड्सॉर्प्शन डिफरेंट होता है। सेकेंड है सरफेस एरिया, एड्सॉर्बेंट जितना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ गैस, जो गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। याद रखो, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको हमें लिक्विफाई करने के लिए ज्यादा डिक्रीज नहीं करना पड़ेगा टेम्परेचर। आपको पता है एड्सॉर्प्शन एक तरह का लिक्विफिकेशन है, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, गैसियस मॉलिक्यूल सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं, मतलब कंडेंसेशन जैसा है। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इजीली कंडेंस होगा, मतलब इजीली एड्सॉर्ब होगा। देन अमोनिया, HCl, CO2, मीथेन, ये ऑर्डर में एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर ये ऑर्डर में डिक्रीज होता है। उसके बाद देखो टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसी भी एड्सॉर्प्शन में तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। इसलिए प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। सो ये दोनों पॉइंट कंडेंसेशन से एग्जैक्टली मिलते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते तो क्या होता है, कंडेंसेशन कम होता है, एड्सॉर्प्शन कम होगा। प्रेशर अगर बढ़ाते हो तो क्या होता है, कंडेंसेशन ज्यादा होता है, तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। सो फैक्टर अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन याद रखो। एक और पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, एक्टिवेटर्स। जैसे कैटालिस्ट में हम कई बार एक्टिवेटर ऐड करते हैं तो कैटालिस्ट का रिएक्टिविटी बढ़ जाता है, तो अगर एक्टिवेटर ऐड करते हैं तो उससे भी एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो सकता है। अब हम देखते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पे दो तरह के आइसोथर्म हमें देखने हैं, एक है फ्रुंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा है लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब है यहाँ पे हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का प्लॉट हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। पहले तो X जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एड्सॉर्बेंट का अमाउंट है, M जो लिखा है वो एड्सॉर्बेंट का मास है। तो X अपॉन M ये रेशियो है, वेट और फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्बेंट अपॉन मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब ये रेशियो कितना होता है, सो दैट इज इक्वल टू K इंटू P रेज टू 1 अपॉन N। इसे हम कहते हैं फ्रुंडलिच एड्सॉर्प्शन। अब ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो X अपॉन M वर्सेस P जो प्लॉट मिलता है वो आप देखिए, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि लो प्रेशर होगा तब N इक्वल टू 1 होगा, मतलब लो प्रेशर पे जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ये ग्राफ से हमें पता चलता है अगर प्रेशर हम इनिशियली इंक्रीज करते हैं तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। बट जब हाई प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पे आप देखो हाई प्रेशर पे प्रेशर इंक्रीज करने से स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, प्रेशर इंक्रीज करने पे भी ये x अपॉन m रेशियो इंक्रीज नहीं हो रहा, सो वो इंडिपेंडेंट है। देखो x अपॉन m इज इक्वल टू K लिखा, सिर्फ कांस्टेंट है,
मतलब वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, प्रेशर टर्म ही नहीं है इसमें। सो याद रखो एट लो प्रेशर ये एप्लीकेबल है, फ्रुंडलिच लॉ इज एप्लीकेबल एट लो प्रेशर, लेकिन हाई प्रेशर के लिए हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं, ये जो इक्वेशन है उसका अगर हम लॉग लेंगे तो हमें log x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n पावर आगे आएगा तो 1 अपॉन n log p, इस तरह का ये इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे log x अपॉन m को हम y एक्सिस पे रखेंगे, log p x एक्सिस पे है, तो log x अपॉन m वर्सेस log p अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो log k होगा इंटरसेप्ट और 1 अपॉन n होगा स्लोप, क्योंकि ये इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c उसके जैसा है, तो लीनियर हमें लाइन मिलेगा यहाँ पे, जहाँ इंटरसेप्ट है log k और स्लोप है 1 अपॉन n। अगर ये सेम इक्वेशन अगर हम कोई सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करें, अभी प्रेशर है मतलब गैस के लिए था, अगर सॉल्यूशन में अप्लाई करें तो प्रेशर की जगह हम कंसंट्रेशन टर्म लिखेंगे और वहां पे भी log ले सकते हैं, log x अपॉन m वर्सेस log कंसंट्रेशन का हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ से हमें k का वैल्यू मिल सकता है और n का वैल्यू मिल सकता है। अब क्योंकि ये जो फ्रुंडलिच लॉ है उसमें थोड़ा लिमिटेशन था कि हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं था, तो एक और आइसोथर्म है जो हम देखते हैं, तो लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसके लिए इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन m इक्वल टू k p अपॉन 1 प्लस k p, जहां पे k कांस्टेंट है और p है प्रेशर। अब देखो अगर लो प्रेशर होगा तो 1 प्लस के पी में प्रेशर लो है तो ये नेग्लिजिबल होगा, तो 1 लिख सकते हैं। सो ये आएगा x अपॉन m इक्वल टू के पी, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर वेरी हाई प्रेशर है तो क्या होगा, तो हाई प्रेशर पे 1 प्लस के पी इक्वल टू के पी हो गया, 1 प्लस के पी इक्वल टू के पी, क्योंकि 1 को नेग्लेक्ट किया हाई प्रेशर पे, ये बहुत बड़ा है, तो x अपॉन m क्या आएगा के पी अपॉन के पी, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो ये जो ग्राफ हमें मिलता था वो इक्वेशन से प्रूव हो गया। आर यू गेटिंग इट? तो ये इक्वेशन करेक्ट है। और मॉडरेट प्रेशर होगा तो क्या होगा, x अपॉन m इक्वल टू के पी रेज टू 1 अपॉन n, जहां 1 अपॉन n जो है वो 0 टू 1 की वैल्यू है, 0 से लेकर 1 तक उसकी वैल्यू आ सकती है। तो मॉडरेट प्रेशर पे जो फ्रुंडलिच आइसोथर्म का इक्वेशन है वही आइसोथर्म का इक्वेशन हो जाता है लैंगमुर में। अब ये हमने आइसोथर्म देखे, इसी तरह आइसोबार भी हम प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? x अपॉन m वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो फिजिक्स ऑप्शन में आप देखो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है, जबकि केमिस्ट ऑप्शन में इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है एक मैक्सिमम लेवल तक, फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो ग्राफ जब आपको एग्जाम में देते हैं तो पता चलना चाहिए कौन सा ग्राफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन का है और कौन सा आइसोबार केमिकल एड्सॉर्प्शन का है। और एक दूसरा ग्राफ होता है एड्सॉर्प्शन आइसोस्टर। अब ये क्या होता है? एड्सॉर्प्शन आइसोस्टर क्या होता है? यहाँ पे हम टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करते हैं, एड्सॉर्प्शन फिक्स रखना है, एड्सॉर्प्शन चेंज नहीं करना है, एड्सॉर्प्शन जितना होता है उतना ही रहने देना है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन कम होगा, तो हम प्रेशर भी इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन चेंज नहीं होगा। सो एड्सॉर्प्शन फिक्स रहेगा, तो टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर के ये ग्राफ को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोस्टर। सो 3 तरह के यहाँ पे हमारे पास प्लॉट है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोस्टर। एक बार देख लो, कभी यहाँ से कोई एमसीक्यू बनता है तो आपको वो आना चाहिए। अब हम देखते हैं एड्सॉर्प्शन यूज कहाँ होता है। तो उसके एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन है हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए वो यूज होता है, क्योंकि वो एड्सॉर्ब कर लेता है गैस को तो वैक्यूम क्रिएट करता है, इसलिए हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने में यूज होता है। उसका सेकेंड यूज है गैस मास्क प्रिपरेशन में, जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल भरते हैं जो पॉइजनियस गैस को भी एड्सॉर्ब कर लेता है, तो गैस मास्क की प्रिपरेशन में यूज हो सकता है वो। थर्ड यूज है उसका सिलिका या एल्यूमिनियम जेल की प्रिपरेशन में, जो एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो सिलिका या एल्यूमिनियम जेल एड्सॉर्प्शन प्रोसेस यूज करता है। थर्ड है फॉर रिमूवल ऑफ कलर,
किसी भी कलरिंग सॉल्यूशन में अगर आप चारकोल या दूसरा एड्सॉर्बेंट ऐड करते हो तो वो कलर एड्सॉर्ब कर लेते हैं, तो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना यहाँ पे यूज हुआ। उसके बाद हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में वो यूज होता है, ये क्या है वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद देखो सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैसेस अगर आपको सेपरेट करने हैं तो भी एड्सॉर्प्शन यूज कर सकते हो, क्योंकि एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, इनर्ट गैसेस एड्सॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर में भी ये यूज होता है, इट इज यूज्ड एज एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। आपने बहुत सारे इंडिकेटर देखे होंगे, पीएच इंडिकेटर है ना, उसके बाद रेडॉक्स इंडिकेटर्स, तो ये एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर है, मतलब जब एड्सॉर्प्शन होगा तो इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में एनालिसिस में भी ये यूजफुल है। और लास्ट यूज है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, यानी जो एल्यूमिनियम का लेग टेस्ट करते हैं वो एक तरह का क्वालिटेटिव एनालिसिस है जिसमें एड्सॉर्प्शन होता है, तो ऐसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैटालिसिस क्या है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कैटालिस्ट क्या है। तो आपने डेफिनेशन तो सुना होगा, एनी सब्सटेंस विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिस्ट। तो ये कैटालिस्ट जब किसी रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है तो वो प्रोसेस को कहते हैं कैटालिसिस। ऐसी 3 प्रोसेसेस है, होमोजेनियस कैटालिसिस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस एंड ऑटोकैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस का मतलब ये है, इसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट सब एक फिजिकल स्टेट में होंगे। जैसे आप देखो रिएक्टेंट गैसियस है, कैटालिस्ट भी गैसियस है और प्रोडक्ट भी गैसियस है, तो इसको हम होमोजेनियस कैटालिसिस कहेंगे। अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स है, जैसे रिएक्टेंट सॉलिड, कैटालिस्ट सॉलिड, प्रोडक्ट में एक सॉलिड है लेकिन एक गैस हो गया, देखो तो सॉलिड और गैस ऐसे 2 फिजिकल स्टेट्स ये रिएक्शन में है, तो इसको हम हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कहेंगे, और जो कैटालिस्ट यूज हुआ उसको हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट कहेंगे। बाद में आता है ऑटोकैटालिसिस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रिएक्शन में एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट खुद रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। एग्जाम्पल देखो, पीबीएस का रिएक्शन O2 के साथ करते हैं तो ये रोस्टिंग प्रोसेस है जिसमें लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, फिर वो लेड ऑक्साइड लेड सल्फाइड का रिडक्शन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखो तो इजीली रिडक्शन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ लेड ऑक्साइड, तो इसको कहते हैं ऑटोकैटालिसिस। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दूसरी प्रोसेसेस के जिसमें कैटालिस्ट कौन से यूज होते हैं, वो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। हैबर्स प्रोसेस जो अमोनिया का प्रोडक्शन करने में यूज होता है, तो वो प्रोसेस में कैटालिस्ट है फाइनली डिवाइडेड आयरन, जिसके लिए प्रमोटर यूज करते हैं। आयरन के लिए आयरन थोड़ी यूज करेंगे, जिसके लिए प्रमोटर यूज करते हैं मोलिब्डेनम। याद रखना, हैबर्स प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, है ना, तो अमोनिया प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें Fe यूज होता है एज अ कैटालिस्ट, अदरवाइज ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा। सेकेंड है ओसवाल्ड प्रोसेस, जो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन है। नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में कैटालिस्ट है प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस। उसके बाद आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, तो उसमें भी हम प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस यूज कर सकते हैं, बट कॉमनली V2O5 ज्यादा यूज होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। देन H2SO4 प्रिपरेशन का दूसरा एक प्रोसेस है जिसको लेड चैम्बर प्रोसेस कहते हैं। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड यूज होता है, आपको यहाँ दिखता होगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड यूज हुआ तो एक स्टेप में SO3 बना, फिर SO3 में से H2SO4 बनता है। लास्ट है डिकॉन्स प्रोसेस, जो क्लोरीन के प्रोडक्शन में यूज होता है। इसमें CuCl2 कैटालिस्ट है, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड नहीं, क्यूप्रिक क्लोराइड इज अ कैटालिस्ट। अब ये कैटालिस्ट जो यहाँ पे यूज होते हैं उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस कर लिए हैं। जैसे पहला देखो, कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड कंपोजिशन, ये रिएक्शन करेगा लेकिन उसका मास या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। दूसरा, ये के वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब जो इक्विलिब्रियम हुआ है वो इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंपोजिशन को भी चेंज नहीं करता। जितना प्रोडक्ट बनेगा विदाउट कैटालिस्ट उतना ही प्रोडक्ट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी बनेगा।
उससे ज्यादा या कम नहीं बनेगा। सो इक्विलिब्रियम में के वैल्यू को कोई चेंज अफेक्ट नहीं होगा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। देन डू नॉट इनिशिएट रिएक्शन, मतलब डेल्टा जी को अफेक्ट नहीं करता। दो अलग अलग लिखा है मैंने, बट दोनों सेम पॉइंट है। डेल्टा जी को अफेक्ट नहीं करता, इसका मतलब कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसको कैटालिस्ट स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता। एंड द लास्ट वन दैट इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी हमने केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक देखा था। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अब हम कैटालिस्ट के साथ जुड़े कुछ वर्ड्स देखेंगे जिसमें है प्रमोटर्स, पॉइजन्स, सिलेक्टिविटी, एक्टिविटी और सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट। तो उसमें सबसे पहला हम देखते हैं प्रमोटर्स या एक्टिवेटर्स क्या है। ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो अगर हम रिएक्शन में ऐड करेंगे तो उससे कैटालिस्ट का एक्टिविटी इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक हैबर प्रोसेस लिखा है जिसमें अमोनिया बनता है। यहाँ पे आयरन कैटालिस्ट है, आयरन पाउडर हम यूज करते हैं एज ए कैटालिस्ट, लेकिन मोलिब्डेनम क्यों ऐड किया? तो मोलिब्डेनम प्रमोटर है, इट प्रमोट्स आयरन। वो आयरन की सरफेस को बार बार क्लीन करते रहेगा, तो इसको हम कहते हैं प्रमोटर। या हम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम का या फिर थोरियम का, तो वो एक प्रमोटर है, वो आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। उसके बाद देखते हैं पॉइजन्स। तो प्रमोटर का आप अपोजिट गिन लो इसको, क्योंकि ये क्या करता है? एक्टिविटी कम करता है। पॉइजन कैटालिस्ट की एक्टिविटी डिक्रीज करता है। हम इसमें भी हैबर प्रोसेस का ही एग्जांपल लेते हैं, और इसमें अगर हम H2S या कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करते हैं तो वो ये रिएक्शन रेट डिक्रीज करते हैं, मतलब आयरन का वो एक्टिविटी कम कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं पॉइजन्स। H2S या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन है, वो आयरन की सरफेस को कवर कर लेते हैं, तो उस पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको हम कहते हैं पॉइजन्स। तो ये दो वर्ड याद रखिए, प्रमोटर और पॉइजन क्या है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी क्या होता है। कोई कैटालिस्ट किसी रिएक्शन का रेट कितना इंक्रीज कर सकता है, उसको हम कहते हैं एक्टिविटी। द एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू एक्सेलरेट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को कैटालिस्ट कितना एक्सेलरेट करा सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कैटालिस्ट रिएक्टेंट के साथ कितना रिएक्ट करता है। मतलब कैटालिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट का एड्सॉर्प्शन होना चाहिए, बट एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो वापस निकल ना पाए। वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसका डिसॉर्प्शन भी होना चाहिए, तो उसका एक्टिविटी ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर हम स्टोर करके रखते हैं एक कंटेनर में तो कभी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्लेटिनम की प्रेजेंस में स्टोर करते हैं तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, देखो ये जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा? एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। तो यहाँ पे प्लेटिनम एक कैटालिस्ट हुआ जो क्या करता है? रिएक्शन की एक्टिविटी, रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करता है। लेकिन ऐसा कब हो पाएगा कि वो हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को एड्सॉर्ब करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो उसको डिसॉल्व कर देगा, वो इजीली निकल जाना चाहिए, तो एक्टिविटी ज्यादा होगा। अब बात करें तो कुछ रिएक्शंस का ये रिएक्शन रेट तो इतना इंक्रीज कर देता है, देखो कुछ रिएक्शंस में 10⁻10 टाइम्स तक वो रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है। तो ये है कैटालिस्ट का एक्टिविटी। अब हम देखते हैं सिलेक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बहुत बार हो जाएगा एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी में, तो मैं आपको बहुत ही क्लियर एग्जांपल के साथ सिखा देता हूं कि अगर आपने सेम रिएक्टेंट लिए लेकिन कैटालिस्ट आप चेंज करते हो तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। रिएक्टेंट सेम है, अगर कैटालिस्ट चेंज किया तो प्रोडक्ट चेंज होगा। उसका रीजन है वो कैटालिस्ट का सिलेक्शन। कैटालिस्ट कौन सा प्रोडक्ट देना चाहता है वो कैटालिस्ट डिसाइड करेगा। So it is the ability of catalyst to direct the reaction to give a particular product, to yield a particular product. So मतलब कैटालिस्ट डिसाइड करेगा उसको कौन सा प्रोडक्ट देना है। जैसे अगर मैं आपको पोटैटो दे देता हूं और बोलता हूं इसमें से कुछ बनाओ, तो कुछ होंगे तो उसको सिर्फ बॉईल करके खा लेंगे, कुछ है तो उसमें से चिप्स बनाएंगे खाएंगे, कुछ सब्जी बनाएंगे खाएंगे, या कुछ उसको बेच देंगे कॉमर्स वाले होंगे तो ऐसे आप डिसाइड करते हो पोटैटो के साथ क्या करना है।
फार्मर है तो उसमें से बहुत सारे पोटैटोज ग्रो करेगा। तो इसी तरह कैटालिस्ट अगर चेंज किया तो सेम रिएक्टेंट है, देखो ये वाटर गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या है, वाटर गैस। तो अगर निकल है तो मीथेन मिला, कॉपर या जिंक ऑक्साइड है क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो मिथेनॉल मिला, और सिर्फ कॉपर ऐड किया है तो मिथेनॉल मिला। सो मीथेन, मिथेनॉल, मीथेन, 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 मिथेनॉल, मिथेनॉल, ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिले सेम रिएक्टेंट से। इसका रीजन क्या है, कैटालिस्ट हमने चेंज किए। तो याद रखिए आप, सिलेक्टिविटी इज व्हाट, एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। याद रखो ये। अब है सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट। नाम से ही पता चलता है ये ऐसे कैटालिस्ट होंगे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के शेप पे डिपेंड करते हैं। मतलब कोई रिएक्टेंट आते हैं, कैटालिस्ट के अंदर फिट हो पाएंगे तो रिएक्शन होगा, और जो प्रोडक्ट बनता है वो कैटालिस्ट में से वापस निकलना चाहिए बाहर, वरना वो रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो ये शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट है। एग्जाम्पल है इसका जियोलाइट। जियोलाइट इज अ शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, जिसको हम केमिकली बोलते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। अब उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें पोर्स होते हैं, तो वो पोर्स में रिएक्टेंट एंटर होंगे जिसका साइज पोर से छोटा होगा, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और वो प्रोडक्ट भी पोर साइज से छोटा होगा तो वापस उसमें से निकल पाएगा, वरना उसमें फंस जाएगा। इसीलिए नाम ये है। ये जो कैटालिसिस प्रोसेस है उसको शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस इसलिए कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखो, क्रैकिंग या आइसोमराइजेशन में हम यूज करते हैं जियोलाइट को। और दूसरा एग्जांपल है, एक अच्छी क्वालिटी का जियोलाइट है ZSM5, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए। सो अब याद रखो ये जितने भी टर्म्स थे, दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू कैटालिस्ट। अब हम देखते हैं एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन। उसमें आपको एंजाइम क्या है वो पता होना चाहिए। एंजाइम एक नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिलता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये। अब ये एंजाइम कैसे रिएक्शन करता है उसका आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। पहले स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। इसके लिए लॉक-इन की मॉडल आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम जो है वो सपोज एक लॉक जैसा है और सबस्ट्रेट उसमें फिट होना चाहिए, तो उसके बीच में रिएक्शन होगा। वो हम आगे देखेंगे कि उसको हम क्या कहते हैं, कि अगर रिएक्शन होगा तो उसका रीजन क्या है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट होगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जब रिएक्शन करता है, कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगा तो प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंजाइम यूज नहीं हुआ, देखो एंजाइम एज इट इज वापस मिला, ये पता होना चाहिए आपको। सो एंजाइम अगेन एंड अगेन हम यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला है सुक्रोज को अगर हम इन्वर्टेज की प्रेजेंस में रखेंगे तो इन्वर्टेज सुक्रोज का डाइजेशन करेगा और ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, ये हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, सुक्रोज के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम है, इन्वर्टेज है। दूसरा ले लो आप ग्लूकोज के डाइजेशन के लिए, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, उसका आगे डाइजेशन होगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जिसके लिए जाइमेज यूज होता है। और नेक्स्ट है मैल्टोज। अभी जैसे सुक्रोज डाइसेक्राइड है, ऐसे माल्टोज भी क्या है, डाइसेक्राइड है, जिसके लिए एंजाइम यूज होता है माल्टेज, और माल्टेज उसको कन्वर्ट करेगा माल्टोज को ग्लूकोज में। मतलब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से माल्टोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से सुक्रोज बनता है, तो उसके डाइजेशन से हमको वापस मोनोसेक्राइड मिलेंगे। और एक एग्जांपल है यूरिया का, तो यूरिया के डाइजेशन के लिए यूरेज है, यूरिएज, ठीक है, और हमें अमोनिया मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो ये पॉइजनियस गैसेस है, वो एक्सक्रीशन में निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। सो अभी आपको इतना याद रहना चाहिए एंजाइम कैटालिसिस क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, वैसे आपको याद रह जाएंगे। देखो ये इन्वर्जन प्रोसेस है, इसलिए एंजाइम का नाम इन्वर्टेज है। फिर दूसरे में जाइमेज है, ग्लूकोज में से हमको क्या मिलता है, इथेनॉल। बाद में है माल्टोज में से ग्लूकोज मिलता है, तो माल्टोज का डाइजेशन होगा माल्टेज से। उसी तरह यूरिया का डाइजेशन होगा यूरिएज से। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है पेप्सिन। तो ये सब एंजाइम्स है जो हमारी बॉडी में बनते हैं
खाने के साथ लेना नहीं पड़ता, इतना प्रोटीन खाते हो तो इतना पेप्सिन खाओ, वो बॉडी में बनता है, तो वो एंजाइम्स है। अब ये एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई एफिशिएंसी। एक मॉलिक्यूल होगा अगर कैटालिस्ट का, यहां पे हम एंजाइम लेंगे, तो एंजाइम का एक मॉलिक्यूल 1 मिलियन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, और वो भी 1 मिनट में। 1 मिलियन लिखा है मैंने, 10 लाख मॉलिक्यूल्स, 10 लाख मॉलिक्यूल्स को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है 1 मिनट में, सिर्फ एक मॉलिक्यूल एंजाइम का। सेकेंड है हाई स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब हमने लिया माल्टेज, तो माल्टेज सिर्फ माल्टोज का ही डाइजेशन करेगा, उसको आप सुक्रोज दोगे तो वो ना बोल देगा भाई हम सुक्रोज का डाइजेशन नहीं करते। सो ईच कैटालिस्ट और ईच एंजाइम कैटालाइज स्पेसिफिक रिएक्शन ओनली। थर्ड है ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम्स को काम करने का उसका जो मैकेनिज्म है वो करने का प्रोसेस है ये टेम्परेचर में 298 to 310, और हमारा बॉडी टेम्परेचर 310 के आसपास होता है। बोलोगे सर इतना ज्यादा टेम्परेचर थोड़ी होता है बॉडी का, ये मैंने केल्विन में लिखा है, तो केल्विन में तो होता है ना इतना। सो 298 to 310 केल्विन टेम्परेचर में सबसे ज्यादा रिएक्शन होता है और सबसे ज्यादा यील्ड मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इससे ज्यादा या कम टेम्परेचर पे एंजाइम कैटालिसिस बहुत एफिशिएंट नहीं होगा। बाद में देखते हैं ऑप्टिमम पीएच, तो 5 to 7 के बीच में होना चाहिए, ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास है ये, 5 to 7 होगा पीएच तो मैक्सिमम कैटालिसिस होगा। फिर है एक्टिवेटर्स, अब कुछ आयंस है जैसे देखो सोडियम, कैल्शियम, मैंगनीज, ये आयंस अगर प्रेजेंट है तो उससे एंजाइम कैटालिसिस फास्ट होगा, उसको इजी होगा, जो एंजाइम है उसका रिएक्शन इजी हो जाएगा, सो दे एक्ट एज एक्टिवेटर्स। देन कोएंजाइम्स, ये एक्टिवेटर जैसे ही है लेकिन जनरली ये विटामिन होते हैं। कोएंजाइम्स आर जनरली विटामिन जो एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और उसका एक्टिविटी इंक्रीज कराते हैं। एंड लास्ट है इनहिबिटर्स, जो कोएंजाइम से अलग है, अपोजिट है, मतलब अगर इनहिबिटर प्रेजेंट होंगे तो एंजाइम का रिएक्शन कम हो जाएगा, दे स्लो डाउन द एंजाइम कैटालिसिस प्रोसेस। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स है ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हम ऐसे लेते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी कम कर देते हैं, जैसे हिस्टामाइन एक हार्मोन है, उसकी प्रेजेंस में एसिड ज्यादा सेक्रेट होता है, तो अगर हमें एसिडिटी हो गया है तो हम एंटी हिस्टामाइंस ड्रग लेंगे जो एंटासिड्स है, वो इनहिबिटर्स है। तो ऐसे बहुत सारी ड्रग्स है जो इनहिबिटर्स है, तो इनहिबिटिंग एक्शन उसमें होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस नहीं पता चलता ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, तो हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, अगर पार्टिकल साइज की बात करें तो जो ट्रू सॉल्यूशंस है उसमें पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है। जैसे अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें पार्टिकल साइज 10 एंगस्ट्रॉम से भी कम होगा। अगर बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन की तो उसमें पार्टिकल साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, मतलब नैनोमीटर में अगर देखो तो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। और बात करें अगर सस्पेंशन की तो सस्पेंशन में 1000 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा होता है साइज पार्टिकल्स का, तो इसलिए वो सस्पेंशन होते हैं। जैसे आप सैंड या क्ले अगर पानी में ऐड करते हो तो वो सस्पेंशन है, या आपने लैब में कोई भी रिएक्शन किया और उसमें जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो सस्पेंशन है। तो प्रेसिपिटेट्स आर जनरली ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम और 100 नैनोमीटर, इससे बड़े हैं तो प्रेसिपिटेट, 1 नैनोमीटर से छोटे हैं तो ट्रू सॉल्यूशन, अगर 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में है तो उसको कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है अगर उसको हम पास करते हैं फिल्टर पेपर में से, तो ट्रू सॉल्यूशन है तो वो तो पास हो जाएगा और एनिमल मेम्ब्रेन में से भी पास हो जाएगा। सो ट्रू सॉल्यूशन दोनों में से पास हो जाएगा, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन सिर्फ फिल्टर पेपर में से पास होगा, एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होगा। और बात करें अगर सस्पेंशन की तो आपको पता है वो प्रेसिपिटेट है, और आप लैब में जब भी प्रेसिपिटेट को फिल्टर करते हो तो क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट फिल्टर में रह जाएगा, तो वो एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर दोनों में से पास नहीं होगा।
पास थ्रू नाइदर ऑफ द टू, मतलब दोनों में से पास नहीं होगा। थर्ड देख लो, डू नॉट सेटल, यहां पे भी आएगा डू नॉट सेटल, मतलब ये दोनों कभी सेटल नहीं होते। क्यों सेटल नहीं होते? उसका मतलब उसके पार्टिकल्स कभी नीचे नहीं बैठते। तो ये सलमान खान जैसे है, कभी सेटल नहीं होंगे। लेकिन सस्पेंशन सेटल हो जाता है, सेटल ऑन स्टैंडिंग, मतलब आप सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो जितने भी प्रेसिपिटेट है सब नीचे बैठ जाते हैं, तो वो सेटल होता है। उसके बाद देखो पार्टिकल्स इनविजिबल है। सॉल्ट आपने अगर पानी में डिसोल्व किया, ट्रू सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्ट पार्टिकल दिखेंगे? नहीं दिखते। तो सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कैसे है? इनविजिबल। कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स दिखते हैं लेकिन इतने छोटे हैं, तो उसके लिए हमने कंपैरिजन करने के लिए लिखा है दे स्कैटर लाइट। ट्रू सॉल्यूशन लाइट का स्कैटरिंग नहीं करेगा, सस्पेंशन भी स्कैटरिंग नहीं करेगा। तो स्कैटरिंग सिर्फ कोलोइडल सॉल्यूशन कर सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स छोटे हैं। ट्रू सॉल्यूशन से बड़े हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्कैटरिंग होगा। यहाँ पे पार्टिकल इतने बड़े हैं कि इजीली दिखेंगे, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में देखो तो डिफ्यूज क्विकली, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है क्विकली यहाँ वहां मूव होते हैं, बट कोलोइडल सॉल्यूशन में साइज थोड़ा बड़ा है तो वो स्लोली मूव होंगे। और सस्पेंशन में तो डिफ्यूजन होगा ही नहीं, प्रेसिपिटेट्स एक बार नीचे बैठ गए तो आप उसको अगर डिस्टर्ब नहीं करते तो डिफ्यूजन नहीं होगा, प्रेसिपिटेट नीचे ही बैठे रहेंगे। तो इसमें डिफ्यूजन बहुत कम है, इसमें होगा ही नहीं, और इसमें क्विकली होता है। और लास्ट देखो तो ट्रू सॉल्यूशन क्लियर है और ट्रांसपेरेंट है। जैसे अगर आप सॉल्ट या शुगर का पानी में सॉल्यूशन बनाओ तो ट्रांसपेरेंट होता है, बट कोलोइडल सॉल्यूशन, स्टार्च आप वाटर में ऐड करो और थोड़ा वार्म करो उसको, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। तो वो कैसा है? ट्रांसल्यूसेंट है, एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट है, थोड़ा कम आपको उसके आर पार दिखेगा। और अगर आप सस्पेंशन बनाते हो, जैसे चॉक पाउडर आप पानी में डाल दो और ट्राई करो आप उसमें से देखने की, तो नहीं दिखेगा कुछ, सो इट बिकेम ऑपेक, आपको कुछ भी ग्लास के दूसरी तरफ क्या है वो नहीं दिखेगा। सो ये आपको समझ में आना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड। सो मेनली हम कोलोइड को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट डिस्पर्जन मीडियम क्या है? उसके हिसाब से टोटल 8 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है या 8 टाइप्स ऑफ कोलोइड्स बन सकते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हम 1 बाय 1 लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि डिस्पर्स्ड फेज, इसको आप कंपेयर कर सकते हो सॉल्यूट के साथ। जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें जनरली जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है। क्या सॉल्यूशन लिख देते हो, क्या आएगा? ज्यादा अमाउंट में है तो सॉल्वेंट है, और कम अमाउंट है वो सॉल्यूट है। तो डिस्पर्स्ड फेज यानी सॉल्यूट और डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट। अब देखो सॉलिड इन सॉलिड, ऐसा अगर कोलोइड है तो उसको हम कहेंगे सॉलिड सॉल। मतलब अगर सॉलिड सॉल्वेंट है और उसमें सॉल्यूट है सॉलिड, तो ये कोलोइडल पार्टिकल सॉलिड है जो हमने सॉलिड में ऐड किए, तो उसको सॉलिड सॉल कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कलर्ड ग्लास, जेम स्टोन। तो ये सॉलिड इन सॉलिड टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन हुआ। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में ऐड करें तो सॉल बनेगा, सॉलिड को गैस में ऐड करें तो एरोसॉल बनेगा। तो 3 तरह के हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशंस हो गए, जहां पे डिस्पर्स्ड फेज यानी कोलोइडल पार्टिकल सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज कैसा है? सॉलिड है। डिस्पर्जन मीडियम चेंज हो सकता है, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस। एग्जाम्पल्स उसमें देख लो, सॉल का एग्जाम्पल क्या आएगा? पेंट, सेल फ्लूइड, इंक, गोल्ड सॉल, प्रोटीन, ये सब में सॉलिड लिक्विड में ऐड किया है। ठीक है, इंक तो वो होता है, या पेंट वो है लिक्विड फॉर्म में, बट उसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको हम कहते हैं सॉल। स्मोक, डस्ट ये है गैसियस फॉर्म में, बट इसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो इसलिए इसको कहते हैं एरोसॉल। मतलब सॉलिड पार्टिकल एयर में प्रेजेंट है।
एरोसॉल एक और जगह पे हम यूज करते हैं जब गैस में लिक्विड प्रेजेंट है। गैस में लिक्विड प्रेजेंट है तब उसको एरोसॉल बोलते हैं। एग्जांपल देखो, फॉग, मिस्ट, क्लाउड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे। तो इससे एक्चुअली फॉग बनता है, मिस्ट बनता है। जो एग्जांपल हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में देखा, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। तो ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट का एग्जांपल है लिक्विड प्रेजेंट इन गैस। लेकिन अगर लिक्विड को लिक्विड में ऐड करोगे तो उसको कहते हैं इमल्सन। अगर कभी पूछा इमल्सन का मतलब क्या है, लिक्विड इन लिक्विड टाइप कोलोइडल सॉल्यूशन को इमल्सन कहते हैं। एग्जांपल देखो, मिल्क, हेयर क्रीम, ये एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन जिसको इमल्सन कहेंगे। और सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड टाइप इमल्सन क्या होगा, मतलब सॉलिड में लिक्विड ऐड करना है, उसको कहते हैं जेल। याद रखना, अगर पूछा जेल में डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, तो डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम है सॉलिड। तो इस तरह आपको याद रहना चाहिए, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, तब वो जेल बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, चीज, बटर, जेली, गुड पॉलिश। यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जेल लिखा है, आप बोलोगे हेयर जेल, नहीं, वो हेयर क्रीम हम लेते हैं, वो इमल्सन में आएगा। हेयर क्रीम इमल्सन में आएगा। यहाँ जो जेल है वो कौन सा, चीज, बटर, जेली, बुट पॉलिश, ये सब। क्योंकि इसमें आप देखो तो डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड फॉर्म में है, बट उसमें जो सॉल्यूट है वो लिक्विड फॉर्म में है, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड इन सॉलिड को कहते हैं जेल, लिक्विड इन लिक्विड है इमल्सन, और लिक्विड इन गैस है एरोसॉल। अब रहते हैं लास्ट टू कोलॉइड्स, गैस इन सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड। गैस इन सॉलिड को वापस हम सॉलिड सॉल कहेंगे। देखो, जैसा सॉलिड इन सॉलिड को सॉलिड सॉल कहते हैं, वैसे गैस इन सॉलिड को भी हम सॉलिड सॉल कहेंगे। लेकिन गैस इन लिक्विड इज एग्जांपल ऑफ फॉर्म। गैस इन लिक्विड ये फॉर्म का एग्जांपल है। अभी देखो सॉलिड सॉल के एग्जांपल्स, प्यूमा स्टोन सॉलिड है, उसके अंदर एयर होता है, इसीलिए इसको इजीली क्रश कर सकते हैं। फिर फॉर्म रबर, जो बेड शीट्स आप देखो तो वो फॉर्म रबर है, एक्चुअली वो सॉलिड है लेकिन अंदर एयर भरा हुआ है, इसीलिए ये फॉर्म कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। फॉर्म इज वेरी सॉफ्ट ड्यू टू एयर प्रेजेंट इन सॉलिड। लेकिन अगर लिक्विड में एयर जाएगा तो वो क्या बनेगा, फ्रॉथ बनेगा, फॉर्म। तो ये फॉर्म बनता है जिसको हम फ्रॉथ कहते हैं। या फिर व्हिप्ड क्रीम में यूज होगा, सॉफ्ट सर्ड्स में यूज होगा, सेविंग क्रीम में यूज होगा। तो ये यूजेस है फॉर्म के, या आप इसको एग्जांपल्स बोल सकते हो फॉर्म के। तो जब गैस लिक्विड में ऐड करते हो तो फॉर्म बनता है। सो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स याद रखो, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछा अगर कि जेल क्या है, और ऑप्शंस दिए हैं लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड। तो तब याद आना चाहिए लिक्विड इन सॉलिड को कहते हैं जेल। इमल्सन क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। एरोसॉल क्या है, तो दो ऑप्शंस आएंगे, सॉलिड इन गैस या लिक्विड इन गैस। सॉल क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। तो ऐसे आपको जब भी कोई कोलोइडल सॉल्यूशन एमसीक्यू में पूछे तो वो पता होना चाहिए कौन से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम से वो बनता है, और उसके एग्जांपल्स भी याद रखो। तो अभी हमने जो क्लासिफिकेशन देखा वो बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम था। अब हमें जो क्लासिफिकेशन देखना है कोलॉइड्स का, वो बेस्ड ऑन अट्रैक्शन फोर्स है। तो ऐसे हम कोलॉइड्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड एंड लायोफोबिक कोलॉइड। दोनों अलग है। लायोफिलिक मतलब अट्रैक्शन है, लायोफोबिक मतलब रिपल्शन है। किसके साथ, तो वो देखते हैं हम। अट्रैक्शन है विथ मीडियम, तो एफिनिटी मीडियम के साथ है यहाँ पे। तो अगर मीडियम के साथ एफिनिटी है तो उसको हम कहेंगे लायोफिलिक। मीडियम कौन होता है, जनरली हम एक्वेस सॉल्यूशंस बनाएंगे, तो एक्वेस सॉल्यूशन बनाएंगे मतलब हाइड्रोफिलिक। लायोफिलिक की जगह पे आप लिख सकते हो हाइड्रोफिलिक। और रिपल्सन है या फिर एफिनिटी नहीं है तो उसको हम कहेंगे लायोफोबिक कोलॉइड। इसकी जगह पे आप दूसरा वर्ड लिख सकते हो हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। इसका अपोजिट आप लो कि अगर वो वाटर के साथ रिपल्सन दिखाता है, अट्रैक्ट नहीं करता वाटर को, तो ऑयल को अट्रैक्ट करेगा, तो लिपोफिलिक ऐसा भी लिख सकते हो। लायोफोबिक की जगह पे आप लिख सकते हो लिपोफिलिक,
लिपो मतलब फैट, तो फैट लेवर है ये, तो इसको लिपोफिलिक कहेंगे, लेकिन वाटर से रिपेल होगा इसलिए लायोफोबिक लिखा है। सॉल्वेंट रिपेलिंग है ये, और ये कैसे है? सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग है, मीडियम को अट्रैक्ट करते हैं ये, इसलिए लायोफिलिक है, उसके लिए इसको अट्रैक्शन है। अब ये बनेंगे कैसे? तो पहला पॉइंट वो है फॉर्मेशन। कैसे बनाओगे? तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम मिक्स कर दो, बन जाएगा। तो लायोफिलिक कोलॉइड बनाना बहुत सिंपल है, लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड बनाने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस करने होंगे। स्पेशल केमिकल रिएक्शन से लायोफोबिक कोलॉइड बनेगा। अब लेते हैं थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी। क्योंकि ये इजीली बनता है मतलब ये स्टेबल है, इट इज हाईली स्टेबल, और ये इजीली नहीं बनता मतलब उसका स्टेबिलिटी कम होगा, लेस स्टेबल है ये। अगर बात करें रिवर्सिबिलिटी की, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लायोफिलिक कोलॉइड रिवर्सिबल है, मतलब क्या है? अगर हम इवोपरेशन करके डिस्पर्जन मीडियम को इवोपरेट कर देते हैं तो वापस कोलॉइड बना सकते हैं, सिंपली हमें उसमें डिस्पर्जन मीडियम फिर से ऐड करना है। बट एक बार आपने लायोफोबिक कोलॉइड में से इवेपोरेशन से डिस्पर्जन मीडियम को रिमूव कर दिया तो वापस सिर्फ डिस्पर्जन मीडियम मिक्स करके कोलॉइड नहीं बनेगा, आपको फिर से केमिकल रिएक्शन करना होगा। तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबल। लायोफोबिक कोलॉइड्स आर इरिवर्सिबल बट लायोफिलिक कोलॉइड रिवर्सिबल है। अब देखते हैं कोगुलेशन क्या होता है, कि जब कोई कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होके प्रेसिपिटेट जैसे मॉलिक्यूल बना के सेटल हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कोगुलेशन, जो यहाँ पे नहीं होता अगर आप कम अमाउंट ऐड करते हो इलेक्ट्रोलाइट का। NaCl, KCl, AlCl3 ऐसे इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हो तो लायोफिलिक कोलॉइड का कोगुलेशन होगा नहीं, लेकिन लायोफोबिक का कोगुलेशन होगा। अगर आप थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो लायोफोबिक कोलॉइड का कोगुलेशन हो सकता है, लायोफिलिक का नहीं होगा। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जब आप एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड रखते हो सॉल्यूशन में जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, और अगर करंट पास करते हो, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो कोलोइडल पार्टिकल का मूवमेंट होता है सॉल्यूशन में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो यहाँ पे कम होगा। देखो मे और मे नॉट सो, तो हो भी सकता है या नहीं भी होगा, बट लायोफोबिक कोलॉइड में वो होगा। लायोफोबिक कोलॉइड इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखाता है, लायोफिलिक दिखाएगा भी नहीं दिखाएगा, डिपेंड्स ऑन कोलॉइड। देन एग्जाम्पल्स, इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे हमको। तो एग्जाम्पल्स देखो, गम का सॉल्ट, अब जो गम हम ग्लू यूज करते हैं ना वो है लायोफिलिक। देन जिलेटिन, स्टार्च, रबर, ये जो मिक्सचर है ये कोलॉइड्स है एक तरह के, वो लायोफिलिक कोलॉइड्स है। और अगर लायोफोबिक में बात करें तो जितने भी मेटल्स हैं जिसके सॉल्ट बना सकते हैं हम, तो मेटल के वो सॉल्ट्स और उसके सल्फाइड्स क्या है? लायोफोबिक कोलॉइड्स है। हमने देखा था सल्फाइड का सेपरेशन फ्रॉक्स फ्लोटेशन, तो वहां पे हमने ऑयल ऐड किया था जो मेटल सल्फाइड के साथ चिपक गया था, मतलब ये फैट लवर है, सॉल्वेंट रिपेलिंग है, पानी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, उसको रिपेल करता है, बट फैट को अट्रैक्ट करता है। तो रिपल्सन के लिए वर्ड है फोबिक। तो लायो मतलब सॉल्वेंट, फोबिक मतलब रिपेलिंग, तो ये सॉल्वेंट को रिपेल करते हैं, और लायोफिलिक ये सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने ये प्रॉपर्टीज करवाए, वो प्रॉपर्टीज आप याद रखो। अब हम देखते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज अगर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसको हम कहते हैं मैक्रोमोलेक्युलर कोलॉइड, जो जनरली पॉलीमर्स होते हैं, स्टार्च, प्रोटीन। तो इसको जब हम वाटर में ऐड करते हैं और वो जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे मैक्रोमोलेक्युलर कोलॉइड, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल खुद बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी मोलेक्युलर कोलॉइड तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये मॉलिक्यूल खुद बड़ा नहीं है, बट छोटे एटम्स या छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके मल्टी मोलेक्युलर कोलॉइड बनेगा।
जिसमें जनरली थाउजेंड्स या थाउजेंड से भी ज्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एग्जाम्पल है S8। S8 मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, बट वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा और ऐसे थाउजेंड से भी ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तब सल्फर सॉल्ट बनता है। तो इसको हम मल्टी मोलिकुलर सॉल्ट या मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड कहते हैं। और थर्ड है एसोसिएटेड कोलॉइड। तो इसमें भी एग्रीगेट बनता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी आपने बोला एग्रीगेट बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। ये एटम्स या मॉलिक्यूल का एग्रीगेट है और ये इलेक्ट्रोलाइट का एग्रीगेट है, जो तब बनेगा जब कुछ कंसंट्रेशन पे वो अचीव होगा, कुछ कंसंट्रेशन उसका पहुंचेगा। तो कोई सर्टेन कंसंट्रेशन पे ही उसका एग्रीगेट बनता है। अगर उससे कम कंसंट्रेशन होगी तो वो एग्रीगेट नहीं बनाएंगे। और ऐसे जो एग्रीगेट बनता है उसको कहते हैं मिसेल। अब ये इसको आप अलग अलग प्रोनाउंस कर सकते हो, माइसेल, मिसेल, मैं इसको मिसेल कहता हूं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाते हैं? मिसेल। तो मैंने वो डायग्राम भी यहाँ दिया है, देखो। ये जो बाहर आपको दिखता है वो पोलर पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट का, और अंदर जो है वो नॉन पोलर पार्ट है। इसको आप सॉप या डिटर्जेंट ले सकते हो। तो सॉप्स या डिटर्जेंट इसी तरह से कपड़े पे जो डर्ट होता है उसको अलग करते हैं, उसको क्लीन करते हैं कपड़े को। तो ये एक्शन जो है सॉप एक्शन, वो आप 10th में पढ़ के आए हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 100 से भी ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन होंगे तो इस तरह से मिसेल बनेगा, जबकि मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड में 1000 से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर बात करें कि ये मिसेल कब बनेगा, तो उसके लिए हमें एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, उससे कम टेम्परेचर पे मिसेल नहीं बनेगा। तो अगर ये मिनिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो मिसेल बनेगा, उसको कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर मिनिमम है उससे कम टेम्परेचर नहीं चलेगा, वो टेम्परेचर को कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और उसी तरह एक मिनिमम कंसंट्रेशन है जब ये बनेगा, मिसेल बनेगा, उससे कम कंसंट्रेशन पे मिसेल नहीं बनेगा, तो वो कंसंट्रेशन को कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। जो मैंने यहाँ लिखा है सॉप्स के लिए है 10⁻⁻⁴ to 10⁻³ मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर में इतना मोल अगर सॉप का प्रेजेंट है तो मिसेल बनेगा, वरना वो जो सॉल्यूशन आपने बनाया होगा वो कपड़े वॉश करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मिसेल ही नहीं बनेगा तो कपड़े कैसे वॉश करोगे आप। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए। अब हम देखते हैं किस तरह से हम लायोफोबिक कोलॉइड बना सकते हैं। अब बोलोगे सर लायोफिलिक तो समझा दो कैसे बनाते हैं। लायोफिलिक कैसे बनाते हैं? डिस्पर्स्ड फेज ले लो, डिस्पर्जन मीडियम ले लो, मिक्स कर दो। तो लायोफिलिक तो इजीली बनता है, मैंने आपको डिफरेंस में कराया था। लायोफिलिक कोलॉइड को सिर्फ कैसे बना लोगे? 2 मीडियम को मिक्स करके बन जाएगा। लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड कैसे बनेगा? तो उसके लिए हम 2 मेथड देखेंगे, डिस्पर्जन मेथड और एग्रीगेशन मेथड। तो इसमें पहला मेथड देखते हैं डिस्पर्जन मेथड, मतलब यहाँ पे हमें तोड़ना है मॉलिक्यूल्स को। 3 मेथड है जिससे हम तोड़ सकते हैं। पहला है मैकेनिकल डिस्पर्जन, मतलब मैकेनिकल ग्राइंडिंग करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे कोलॉइडल मील। बहुत ही छोटा गैप होता है 2 स्टील की प्लेट के बीच में, और उसको हम घुमाते हैं, जैसे चक्की पीसते हैं ना, वैसे उसको घुमाएंगे। तो उसमें ऊपर से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसका बनाना है उसका पाउडर ऐड करेंगे या उसका लिक्विड ऐड करेंगे। कोलॉइडल मील में जो वो घूमेगा तो उसमें जो स्पेस है 2 प्लेट के बीच में वो बहुत छोटा है। तो जब पार्टिकल्स उतने छोटे हो जाएंगे तब वो कोलॉइडल मील से बाहर आएंगे, मतलब पार्टिकल्स कोलॉइडल मील में से कोलॉइड बन के बाहर आते हैं। इसको कहते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन। इस तरह से हम बना सकते हैं कोलॉइडल ग्रेफाइट, जो एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है, और प्रिंटिंग इंक, जो पेपर में जेरोक्स में हम इंक यूज करते हैं, वो इंक भी इसमें से बनता है ये मेथड से। अब बात करें ब्रीडिंग आर्क मेथड, या इसको इलेक्ट्रो डिस्पर्जन भी कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक बीकर में हम जनरली वाटर लेंगे और आसपास रखेंगे आइस। यहाँ पे आसपास हमने आइस रखा है कूल करने के लिए। इसमें 2 इलेक्ट्रोड रखेंगे और यहाँ पे हमारा मेटल होगा। तो हाई वोल्टेज देंगे, बहुत ही ज्यादा हम वोल्टेज देंगे तो जो आर्क प्रोड्यूस होगा, जो स्पार्क होगा, उससे यहाँ जो मेटल है उसमें से कुछ मेटल्स वेपराइज हो जाएंगे।
वो मेटल जो वेपराइज हो जाते हैं वो आसपास देखो कोल्ड वाटर है, आइस रखा है, उसकी वजह से क्विकली कंडेंस भी हो जाएंगे, लेकिन वो जब कंडेंस होंगे तो वो कोलॉइड बनेंगे। मेटल्स को हम पहले वेपराइज करेंगे हाई वोल्टेज हाई स्पार्क देके, फिर कंडेंसेशन होगा तो उसकी वजह से बन जाएगा कोलॉइड, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें ऐड करना होगा स्टेबलाइजिंग एजेंट। सो बहुत ही कम अमाउंट में ऐड करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्टेबलाइजिंग एजेंट है। अब इसमें से हम क्या बना सकते हैं ये प्रोसेस से, तो हम हाइड्रोसॉल्स बना सकते हैं मेटल के, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, इसके हाइड्रोसॉल्स जो है वो ब्रीडिंग आर्क से बना सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट प्रोसेस पेप्टाइजेशन। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, प्रेसिपिटेट में से आपको कोलॉइड बनाना है तो आप पेप्टाइजेशन यूज कर सकते हो। कैसे, तो प्रेसिपिटेट में थोड़ा सा अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट आप इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करो, उससे क्या होगा, तो ये जो प्रेसिपिटेट में जो आयन है इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉमन, वो कॉमन आयन प्रेसिपिटेट पे एड्सॉर्ब होगा। जैसे अगर आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है तो उसमें आप FeCl3 ऐड करो, इसमें क्या ऐड करना है FeCl3, जिससे क्या होगा Fe कॉमन है इसमें तो Fe एड्सॉर्ब हुआ, देखो Cl माइनस सॉल्यूशन में रहेगा, Fe एड्सॉर्ब हुआ। अगर आपके पास AgCl का प्रेसिपिटेट है तो आप उसमें HCl ऐड करो, तो अब कौन कॉमन होगा, Cl कॉमन हो गया, तो H सॉल्यूशन में रहेगा, Cl प्रेसिपिटेट पे एड्सॉर्ब हुआ। अब बोलोगे सर इससे क्या होगा, जब प्रेसिपिटेट पे ऐसे Fe+3 एक नहीं बहुत सारे एड्सॉर्ब होंगे तो उसके बीच में रिपल्सन होगा, सेम चार्ज इस पे एड्सॉर्ब होने की वजह से ऐसे बहुत सारे Fe+3 जब एड्सॉर्ब होंगे तो इस पे क्या होगा रिपल्सन, जिसकी वजह से ये जो प्रेसिपिटेट है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं प्रेसिपिटेट में, वो टूटेंगे, तो प्रेसिपिटेट टूट के कोलॉइडल रेंज में आ जाएगा, और क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रेसिपिटेट्स में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोलॉइड बना सकते हैं, ये प्रोसेस को कहते हैं पेप्टाइजेशन, और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसको कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। तो याद रखो ये 3 मेथड है, डिस्पर्जन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड। तो अब हम देखते हैं एग्रीगेशन मेथड, जिसमें सबसे पहला मेथड है डबल डिकम्पोजिशन। अगर आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन H2S के साथ होती है तो आर्सेनिक सल्फाइड मिलेगा जो येलो कलर का सॉल है, तो इस तरह हम डबल डिकम्पोजिशन से आर्सेनिक सल्फाइड सॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ H2S हमने यूज किया है उसको कैसे रिमूव करेंगे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। तो ये पहला मेथड हो गया डबल डिकम्पोजिशन मेथड। अब सेकेंड मेथड है रिडक्शन मेथड, जिसमें गोल्ड क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड का हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड। तो SnCl2 से इसका रिडक्शन होगा तो गोल्ड मिलेगा, अगर सिल्वर नाइट्रेट का रिडक्शन हुआ तो सिल्वर सॉल मिलेगा। तो इस तरह गोल्ड सॉल या सिल्वर सॉल की प्रिपरेशन हम रिडक्शन मेथड से कर सकते हैं। ये रिएक्शंस लर्न करो। अब देखते हैं सेकेंड मेथड ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड में हम सल्फर सॉल का प्रिपरेशन देखेंगे कैसे। तो H2S का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ या ब्रोमीन के साथ होगा तो हमें सल्फर सॉल मिलता है। बाय प्रोडक्ट SO2 के साथ H2O है, Br2 के साथ HBr है। तो इस तरह आप ऑक्सीडेशन से सल्फर सॉल प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद है प्रोसेस हाइड्रोलिसिस से। तो कैसे, फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल मिलेगा। एक्चुअली फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है, बट उसी प्रेसिपिटेट पे FeCl3 एड्सॉर्ब होगा और हमें मिल जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल। उसके बाद देखते हैं चेंज ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट चेंज करने से भी हम कोलॉइड बना सकते हैं। किस तरह से, तो देखिए हम सॉल्यूशन लेंगे सल्फर या रेजिन का, किस में, इथेनॉल में, और उसमें एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, सल्फर या रेजिन का सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा और कोलॉइड बन जाएगा। फिर से देख लो, सल्फर या रेजिन के इथेनॉल में बनाए हुए सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करेंगे,
जिससे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा सल्फर और रेजिन का और हमें उसका सॉल मिलेगा। और एक मेथड है जिसमें हम चेंज करेंगे फिजिकल स्टेट में। कैसे? तो हम वेपर लेंगे मर्क्यूरी या सल्फर का और उसे पास करेंगे कोल्ड वाटर में से। तो जब मर्क्यूरी या सल्फर की वेपर को कोल्ड वाटर में से पास करेंगे तो उसका कंडेंसेशन होगा और सॉल मिलेगा। दूसरा एक सॉल बना सकते हैं, सॉल ऑफ आइस। कैसे? तो पानी को क्लोरोफॉर्म में रखेंगे और अगर उसको हम फ्रीज कर देते हैं तो बन जाएगा आइस का सॉल। तो ये सारे जो मेथड देखे हमने वो हाइड्रोफोबिक कॉलॉइड बनाने के मेथड है। सो एक बार ये मेथड्स लर्न कर लो। इसको हम एग्रीगेशन मेथड या केमिकल मेथड भी बोल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कॉलॉइड का प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे सिंपल मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, एक पर्चमेंट पेपर का मेम्ब्रेन लेते हैं या तो एनिमल मेम्ब्रेन लेते हैं जिसमें हम कॉलॉइड भरेंगे जिसमें इम्प्योरिटी है। तो यहाँ पे होगा क्या, इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, जो इम्प्योरिटीज है, वो इजीली पर्चमेंट पेपर में से पास हो जाएगी। कोलोइडल सॉल्यूशन पास नहीं हो सकता लेकिन इम्प्योरिटी पास होगी। लेकिन यह प्रोसेस बहुत स्लो है, तो इसका स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। इसमें सिंपल चेंज करना है, जो हमने पर्चमेंट पेपर का बैग रखा है जिसमें कॉलॉइड भरा है, उसके दोनों तरफ अब हम इलेक्ट्रोड रखेंगे। एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो होगा क्या, अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होंगे, तो डायलिसिस फास्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, जिसमें कॉलॉइड में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो इजीली बाहर निकल जाएगी। नेगेटिव आयंस पॉजिटिव एनोड पे अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव कैथोड पे अट्रैक्ट होंगे। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। याद रखो ये प्रोसेस। अब देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। तो यहाँ पे हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, कॉलोइडल पार्टिकल पास नहीं होंगे उसमें से, बट इम्प्योरिटीज पास हो जाएगी। उसके लिए हमें फिल्टर पेपर कौन सा बनाना पड़ेगा, है ना। नॉर्मल फिल्टर पेपर में ये नहीं होगा, तो हमें फिल्टर पेपर बनाना पड़ेगा जिसको अल्ट्रा फिल्टर बोलते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे? इट इज वेरी सिंपल। हम फिल्टर पेपर जो ऑर्डिनरी सिंपल फिल्टर पेपर है वो लेंगे और उसमें इम्प्रेग्नेशन करेंगे कॉलोइडियन का। वो क्या होता है, तो 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज विच इज प्रिपेयर्ड इन इथेनॉल और एल्कोहल, मतलब इथेनॉल और एस्टर। तो इसमें हमने प्रिपेयर किया है किसका सॉल्यूशन, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का सॉल्यूशन। इसको हम फिल्टर पेपर पे ऐड करेंगे। तो फिल्टर पेपर में जो पोर्स है वो ये नाइट्रोसेल्यूलोज से भर जाएंगे। ये प्रोसेस को कहते हैं इम्प्रेग्नेशन। सो फिल्टर पेपर आर इम्प्रेग्नेटेड विथ दिस कॉलोइडियन। तो ये प्रोसेस जो है, इस तरह से जो फिल्टर पेपर बनता है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर, या हम सिंपली सेलोफेन यूज कर सकते हैं, सेलोफोन। सो दैट इज ऑल्सो अल्ट्रा फिल्टर। तो इस तरह से भी हम कॉलॉइड को प्योर कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड है प्योरिफिकेशन की, जिसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस मोस्ट इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। तो कॉलॉइड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पे हम 3 प्रॉपर्टीज देखेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टी। तो उसमें पहला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपको पता है कॉलोइडल सॉल्यूशन का मास बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से उसका मोल फ्रैक्शन, उसका डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, ये अगर आप मेजर करोगे तो बहुत छोटा होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और इसीलिए आपने अगर देखा होगा कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि पॉलीमर का हमें मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड करना है तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसमें हम यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। जो डायलिसिस प्रोसेस है वो एक तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम यूज कर सकते हैं, दूसरी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत स्मॉल हो जाती है वैल्यू। नेक्स्ट है कलर। तो कलर डिपेंड करता है कोलोइडल पार्टिकल की साइज पे कि वो कौन सा वेवलेंथ स्कैटर करेंगे, उस हिसाब से हमें कलर दिखेगा। और जो ऑब्जर्वर है, मतलब हम अगर लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहां से उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। तो कोलोइडल पार्टिकल्स विजिबल नहीं है, नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, कोलोइडल सॉल्यूशन जब मैंने स्टार्ट किया वहां पे विजिबिलिटी की हमने बात की थी कि वो लाइट को स्कैटर करता है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, दिखते नहीं है। फिल्टरेबिलिटी देखें तो नॉर्मल फिल्टर पेपर में वो इजीली पास होगा, बट अगर हम ऐसा अल्ट्रा फिल्टर बनाएंगे या पर्चमेंट पेपर यूज करेंगे, एनिमल मेम्ब्रेन यूज करेंगे तो उसमें से वो पास नहीं होता। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये रेंडम मूवमेंट है, जिगजैग पैटर्न में कोलोइडल पार्टिकल सॉल्यूशन में ऐसे मूव होते रहते हैं, उसका मूवमेंट जो है वो रैंडम है। ये आपको रट्टा नहीं मारना है कि किस तरह से उसका मूवमेंट है, तो रैंडम मूवमेंट है। जिस तरह से आप अगर कोई फ्लावर में, आपको पता है फ्लावर में जर्म्स होते हैं, है ना, गैमेट्स होते हैं, तो उसको अगर आप पानी में डाल देते हो, पोलन ग्रेन्स, है ना, वो पोलन ग्रेन्स को अगर आप पानी में डाल देते हो तो वो मूव होते रहते हैं। उसी तरह से ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन में कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं, जिसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये एक इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। इसको कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में भी ले जाते हैं, सो आप इसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। कैसे? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स द बीम ऑफ लाइट। जो लाइट पास होती है कोलोइडल सॉल्यूशन में से, वो हमें क्लियर बीम दिखता है कोलोइडल सॉल्यूशन में। उसका रीजन है स्कैटरिंग होता है। तो स्कैटरिंग होने से पाथ जो है लाइट का वो इल्यूमिनेट होता है, वो दिखता है। ये प्रोसेस को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये आप एक डार्क रूम में भी कर सकते हो। डार्क रूम में अगर कहीं से एक लाइट एंटर होती है एक बीम के फॉर्म में, तो वो बीम में आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे, मतलब जो लाइट है वो भी दिख जाता है आपको, तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये टिंडल इफेक्ट होने के लिए दो कंडीशंस है, वो याद रखना जरूरी है, जिसमें पहला है डायमीटर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल शुड बी ग्रेटर इनफ टू स्कैटर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो जो भी लाइट पास होती है कोलोइडल सॉल्यूशन में, उसको स्कैटर करने के लिए डायमीटर जो है वो बड़ा होना चाहिए। कोलोइडल सॉल्यूशन इतना होगा तो ये इसको स्कैटर कर सकता है। अगर ये छोटा होगा तो क्या होगा? वेव पास हो जाएगा। तो वेव पास हो जाएगा इसमें से, मतलब स्कैटर नहीं होगा तो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो डायमीटर छोटा होगा तो नहीं चलेगा, बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ से। सेकेंड पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम हमने यूज किया है कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो दोनों के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत डिफरेंस होना चाहिए। जो मैग्नीट्यूड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किसका? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। डिफरेंस बहुत बड़ा होना चाहिए तो टिंडल इफेक्ट होगा। तो याद रखो, हमने यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज देखे और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखे। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कोलोइडल पार्टिकल में जो होता है वो है चार्ज। तो कोलोइडल पार्टिकल पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन क्वेश्चन होता है ये कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। तो उसके कुछ रीजंस है, जिसमें सबसे पहला रीजन है एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। जैसे अगर मेरे पास एक AgI का कोलोइडल पार्टिकल है, सॉल्यूशन में अगर AgI एज ए कोलोइडल पार्टिकल है और वो आयोडाइड आयन को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे तो आयोडाइड आयन कॉमन हुआ, तो AgI का सोल आयोडाइड को एब्जॉर्ब करेगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरह अगर मैंने AgNO3 ऐड किया है एज इलेक्ट्रोलाइट, तो AgI का सोल Ag+ को एब्जॉर्ब करेगा तो कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिव हो जाएगा।
तो इस तरह से सॉल नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाता है एड्सॉर्प्शन की वजह से। और एक देखो, अगर टीन ऑक्साइड की बात करें तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों बन सकता है डिपेंडिंग ऑन मीडियम। मीडियम कैसा है उसके हिसाब से या तो वो पॉजिटिव या तो नेगेटिव बन सकता है टीन ऑक्साइड। तीसरा अगर मेथड देखें तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, हमने इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन मेथड से कोलॉइड कैसे बनाना है वो देखा था, जिसको हमने ब्रीडिंग आर्क मेथड नाम दिया था। तो वहां पे जब कोलॉइड बनते हैं तब वो स्पार्क की वजह से अगर कोलॉइड इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं तो उस तरह से नेगेटिव सॉल बन जाएगा, तो ऐसे भी चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। थर्ड है बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, कोलॉइडल पार्टिकल जब मूव होते हैं सॉल्यूशन में तो उसके बीच में फ्रिक्शन होने से भी चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। फोर्थ है जब पहले डिसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल्स का, तो डिसोसिएशन होने के बाद एग्रीगेशन होगा, तो आयंस का जब एग्रीगेशन होता है तब चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पे होता क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनता है जिसमें एक लेयर फिक्स होता है और दूसरा लेयर मूविंग डिफ्यूज्ड लेयर होता है। तो ये दोनों जो लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में जहां पे आते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जहां पे पोटेंशियल क्रिएट होता है ये चार्ज डिफरेंस की वजह से, और वो पोटेंशियल जो है उसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो चार्ज प्रोडक्शन का ये दूसरा मेथड है, ये भी आपको याद रखना है। तो टोटल जितने भी मेथड देखे हैं वो है रीजन, दीज आर द रीजन, इसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स में। अब ये जो चार्ज है वो कैसे होंगे और उसका एग्जाम्पल कैसे याद रखें, जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले जो कोलॉइड्स है तो कौन कौन से होते हैं, तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली पॉजिटिवली चार्ज्ड, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। बेसिक डाई मिथिलीन ब्लू, याद रख लो नाम, मिथिलीन ब्लू एक बेसिक डाई है। फिर एसिडिक मीडियम में प्रोटीन्स अगर रखे हैं तो वो भी कैसे है, बेसिक है। टाइटेनियम ऑक्साइड ये भी कैसा है, बेसिक है। तो कुछ बेसिक सॉल्ट्स जो पॉजिटिव सॉल्ट्स है उसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए। अब एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव सॉल के, तो नेगेटिव सॉल में हम लेंगे कुछ मेटल्स, कॉपर सिल्वर गोल्ड, और ये मेटल के सल्फाइड्स भी कैसे है, नेगेटिव है। जैसे बेसिक डाई हमने लिखा पॉजिटिव सॉल बनाता है, तो ऐसे एसिडिक डाई क्या बनाएगा, नेगेटिव सॉल। उसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो एओसिन। फिर कुछ सॉल के एग्जाम्पल देखो, स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, इसका अगर आप सॉल बनाते हो तो वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हुआ चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोलॉइड पार्टिकल्स में चार्ज है, उसकी वजह से क्या होगा, जब उसको हम सॉल्यूशन में रखते हैं और इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं तो अपोजिट चार्ज्ड कोलॉइड अपोजिट इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे पॉजिटिव कोलॉइड्स कैथोड पे अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव कोलॉइड्स एनोड पे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखते हैं कोगुलेशन क्या है। तो कोलॉइडल पार्टिकल के चार्ज किसी तरह से अगर न्यूट्रलाइज हो जाए तो कोलॉइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, सस्पेंशन बना लेते हैं और स्टेबलाइज हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस को कहते हैं कोगुलेशन, मतलब कन्वर्जन ऑफ सॉल इनटू सस्पेंशन, इसको हम कहते हैं कोगुलेशन। उसको हम फ्लॉक्यूलेशन नाम भी दे सकते हैं या प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं। अब ये होगा कैसे, कोगुलेशन होगा कैसे, तो उसके बहुत सारी मेथड है। पहला मेथड है एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। कैसे, अगर हमारे पास पॉजिटिव सॉल है तो उसमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो कि जो नेगेटिव आयन उसका न्यूट्रलाइजेशन कर दे। नेगेटिव सॉल है तो पॉजिटिव आयन उसका न्यूट्रलाइजेशन कर दे, उस तरह के सॉल्स हम, उस तरह का इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करेंगे। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डन, उससे क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा क्योंकि चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। सेकेंड है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे तो जितने पॉजिटिव सॉल है, पॉजिटिव पार्टिकल है, सब कैथोड पे चले जाएंगे, नेगेटिव पार्टिकल सब एनोड पे चले जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा होगा कि चार्ज रहेगा नहीं सॉल्यूशन में, तो कोगुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग डायलिसिस, मतलब अब डायलिसिस करते रहोगे अगर तो उससे भी ये होगा, चार्ज जितना भी है वो निकल जाएगा, तो कोगुलेशन हो जाएगा क्योंकि जो सॉल है वो न्यूट्रल हो जाएगा।
डायलिसिस करते रहने से इलेक्ट्रोलाइट उसमें से निकल जाएगा, इम्प्योरिटी जो है वो निकल जाएगी, तो कोगुलेशन हो जाएगा। फोर्थ मेथड है दो अपोजिट कोलॉइड्स को आप मिक्स करो, एक पॉजिटिव सोल और एक नेगेटिव सोल, दोनों को अगर मिक्स करते हो तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो उससे भी कोगुलेशन हो जाएगा। अगर दो अपोजिट सोल को आप अपोजिटली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल सॉल्यूशन को अगर मिक्स करते हो तो उससे भी कोगुलेशन हो सकता है। और फिफ्थ मेथड बहुत ही सिंपल है, हीटिंग या कूलिंग करने से भी कोगुलेशन हो जाता है। अब ये कोगुलेशन जब होता है तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, वो कितना ऐड करना पड़ता है उसको कहते हैं कोगुलेशन वैल्यू। सो जो मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करना पड़ता है कोगुलेशन के लिए या फ्लक्चुएशन के लिए, उसे कहते हैं कोगुलेशन वैल्यू। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा उतना ये वैल्यू ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा ऐड करना पड़ेगा उसका मतलब है वो इलेक्ट्रोलाइट का पावर उतना कम है, तो कोगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्चुएटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग वैल्यू। मतलब जिसका कोगुलेटिंग पावर बहुत ज्यादा है वैसे इलेक्ट्रोलाइट को आप कम ऐड करोगे तो भी चलेगा, उसका फ्लक्चुएटिंग वैल्यू कम है, इसका मतलब यह है कि कम अमाउंट भी चलेगा। अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट है तो कम ऐड करना पड़ेगा कपड़े धोने के लिए, अगर लोकल डिटर्जेंट लेते हो तो ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। ऐसे आप समझो यहाँ पे, तो कोगुलेटिंग पावर अगर ज्यादा है तो उसकी वैल्यू कम होगी, मतलब वो कम ऐड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हार्डी-सोल्स रूल। कोगुलेशन होगा या नहीं होगा ये हम ये रूल से डिसाइड करते हैं। कैसे? तो पहला रूल इसमें सिंपल है कि कोगुलेशन करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसमें अपोजिट चार्ज्ड आयन से होगा कोगुलेशन। और दूसरा रूल क्या है कि कोई भी आयन जो कोगुलेशन करता है उसका पावर कितना होगा, उसका पावर, कोगुलेटिंग पावर चार्ज से प्रोपोर्शनल होता है, मतलब चार्ज अगर ज्यादा होगा तो उसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड ये नेगेटिव सोल है तो इसका कोगुलेशन पॉजिटिव पार्टिकल से होगा, ये पहला रूल। दूसरा रूल, जिसका चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा कोगुलेशन करेगा, मतलब उसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा, चार्ज कम होगा तो कोगुलेटिंग पावर डिक्रीज होगा। अगर बात करें टाइटेनियम ऑक्साइड, ये नेगेटिव सोल है तो उसके लिए, पॉजिटिव सोल है सॉरी, इसके लिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव पार्टिकल्स चाहिए। तो पॉजिटिव सोल के लिए नेगेटिव पार्टिकल चाहिए तो उसमें -4, मतलब चार्ज ज्यादा, सबसे ज्यादा कोगुलेशन करेगा, कोगुलेटिंग पावर ज्यादा, फिर कोगुलेटिंग पावर कम होते जाएगा। तो ये हार्डी-सोल्स रूल भी याद रखो, एमसीक्यूज में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर, तो आपको समझ में आएगा ये ऑर्डर। लेकिन मैंने पूछा तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट कोगुलेटिंग वैल्यू, तो ये टिक करोगे। इसका कोगुलेटिंग पावर सबसे कम, मतलब कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। तो याद रखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स क्या है। तो अगर किसी कोलॉइड को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई दूसरा कोलॉइड यूज होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड। जैसे लायोफिलिक कोलॉइड को अगर हम लायोफोबिक कोलॉइड में ऐड करते हैं तो वो लायोफोबिक कोलॉइड का प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तब भी लायोफोबिक कोलॉइड का कोगुलेशन नहीं होगा। तो ये प्रोसेस जो है उसको कहते हैं प्रोटेक्शन। और यहाँ पे जो कोलॉइड यूज हुआ, लायोफिलिक कोलॉइड हमने यूज किया फॉर प्रोटेक्शन, तो इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड। अब ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड का कितना अमाउंट चाहिए प्रोटेक्शन करने के लिए, उसे कहते हैं गोल्ड नंबर। तो उसका डेफिनेशन देखिए कि किस तरह से हम गोल्ड नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, मतलब कोलॉइड का कितना मिलीग्राम ऐड करना पड़ता है वो कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड विच जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल। सो 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल का प्रोटेक्शन करने के लिए जितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलॉइड का ऐड करना पड़ता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलो, गोल्ड नंबर। वेरी गुड। फिर से एक बार देखो, 10 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए जितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलॉइड ऐड करना पड़ता है उसे कहते हैं गोल्ड नंबर। लेकिन कब?
गोल्ड को प्रोटेक्ट कब करना पड़ता है? जब उसमें हम 1 ml 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तब, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो गोल्ड सोल का कोगुलेशन हो जाएगा। ये कोगुलेशन ना हो इसलिए कितना कोलोइड ऐड करना पड़ता है उसे कहते हैं गोल्ड नंबर। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं गोल्ड नंबर के। तो गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन का गोल्ड नंबर है 0.005 to 0.01 और स्टार्च का गोल्ड नंबर है 20 to 25। अब ये दोनों में से कौन सा बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड होगा, जिलेटिन या स्टार्च? आप ऐसा सोच रहे हो जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा है वो अच्छा होगा, तो ये गलत है। जिसका गोल्ड नंबर कम है वो अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड है, क्योंकि हमने क्या कहा था, मिलीग्राम ऑफ कोलोइड रिक्वायर्ड इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो अगर जिलेटिन का गोल्ड नंबर इतना है मतलब क्या हुआ, सिर्फ इतना ऐड करना पड़ेगा, इतना मिलीग्राम 0.05 to 0.01 मिलीग्राम सिर्फ ऐड करना होगा 10 ml में, तो उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। और 20 to 25 है गोल्ड नंबर, उसका मतलब क्या हुआ, उतना मिलीग्राम 10 ml में ऐड करना पड़ेगा। सो गोल्ड नंबर जितना छोटा होगा उतना कम रिक्वायरमेंट होगा। ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव पावर, जितना कम गोल्ड नंबर होगा, जितना स्मॉलर होगा उतना उसका पावर ज्यादा होगा। सो हमें कम अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। सो याद रखो, एक अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड वो है जिसका गोल्ड नंबर कम है। अब देखते हैं आगे, इमल्सन क्या है? दो लिक्विड का मिक्सचर जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होंगे उसको कहते हैं इमल्सन। अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर नाम से ही पता चलता है, ऑयल होगा डिस्पर्स्ड फेज और वाटर होगा डिस्पर्जन मीडियम, और इसका एग्जाम्पल आपके घर पे है मिल्क। दूसरा देखते हैं वाटर इन ऑयल, तो यहां वाटर होगा डिस्पर्स्ड फेज और ऑयल होगा डिस्पर्जन मीडियम। इसका एग्जाम्पल है कोड लिवर ऑयल। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स विथ टाइप्स याद रखो। अब इसका एक टेस्ट भी होता है, मतलब कैसे पता चलेगा जो इमल्सन हमें दिया है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल? तो सिंपल मेथड है डाइल्यूशन। आपको क्या करना है, ऑयल इन वाटर है तो इसमें आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट या ऐसा सब्सटेंस ऐड करो जो वाटर में सॉल्युबल है, या इसका डाइल्यूशन करो सिंपली। तो डाइल्यूशन करने से अगर आपको ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, अगर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब वाटर एज अ डिस्पर्जन मीडियम है और ऑयल के ड्रॉपलेट्स आपको बने हुए दिखे। लेकिन अगर आप वाटर ऐड करते हो और क्या होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, जो आपने वाटर ऐड किया है वो उसमें फ्लोट करने लगा, इसका मतलब ऑयल डिस्पर्जन मीडियम है और वाटर डिस्पर्स्ड फेज है। अब आगे देखते हैं इमल्सिफायर क्या है। इमल्सन्स बनाने की प्रोसेस थोड़ी हार्ड है। जैसे हमें कोड लिवर ऑयल, मिल्क, ये नेचुरल है, ये इमल्सन नेचुरली मिलते हैं, लेकिन कोई दूसरा आपको जैसे केरोसिन और वाटर का इमल्सन बनाना है तो वो इतना इजी नहीं है। तो वो इमल्सन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम स्टेबिलाईजर यूज करते हैं, उसको कहते हैं इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट। सो स्टेबिलाईजर्स विल स्टेबिलाइज द इमल्सन, तो इस तरह से कोलोइड बन जाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल देखो इमल्सिफायर के, तो सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट, हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स, प्रोटीन, गम, अगर, ये एग्जाम्पल्स है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्सिफायर। लर्न करो, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और लास्ट प्रोसेस है डिमल्सिफिकेशन, मतलब ब्रेकिंग ऑफ इमल्सन। अगर इमल्सन का हम सेपरेशन करते हैं और कंस्टिट्यूएंट लिक्विड हमें मिल जाते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम अगर हमने अलग कर दिया, तो वो प्रोसेस को कहते हैं डिमल्सिफिकेशन। ये किससे हो सकता है, ये हो सकता है फ्रीजिंग से, बॉइलिंग से, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो वो भी लिखा है देखो, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये तीन प्रोसेसेस है, इसमें से कोई एक प्रोसेस से आप डिमल्सिफिकेशन कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें पहला एप्लीकेशन है नेचुरल एप्लीकेशन। आपको पता है जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों है? उसका रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
ये स्कैटरिंग किससे होता है? स्काई में जो डस्ट पार्टिकल है उससे होता है और वो कोलोइडल रेंज में होते हैं। सेकंड देखते हैं फूड में। तो अब देखो मिल्क, व्हिप्ड क्रीम, ब्रेड, ये सब क्या है? ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन के ही तो एग्जाम्पल है। थर्ड देखते हैं सॉइल। तो जो फर्टाइल सॉइल है वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है और उसमें जो ह्यूमस है वो प्रोटेक्टिव कोलोइड है जो सॉइल के फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। रिवर जहां पे एंड होती है या 2-3 रिवर जहां मिक्स होती है वहां पे आपने डेल्टा बनता हुआ देखा होगा जो जनरली क्ले से बनता है। आगे माउंटेन में से जो क्ले आती है उससे ये डेल्टा बनता है, तो ये भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। फिर देखो आर्टिफिशियल रेन। तो इसका रीजन क्या है, ये कैसे होता है? तो हम जनरली क्या करते हैं, अपोजिटली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल्स का हम स्प्रे करते हैं क्लाउड्स पे, तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल रेन होता है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फैट। हमारे बॉडी में जो फैट का डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है उसका रीजन है इमल्सिफिकेशन। तो ये इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस से क्या होता है, फैट छोटे छोटे सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और वो लास्ट में फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से डाइजेशन भी कोलोइडल पार्टिकल्स बनने के बाद होता है। अब हम देखते हैं कुछ टेक्निकल एप्लीकेशन, जिसमें सबसे पहला है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, जिसमें हम यूज करते हैं कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है, स्मोक में जो पॉइजनियस इंप्योरिटीज है जो कोलोइडल फॉर्म में है उसका प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। कैसे? तो इसका काम है कोलोइडल पार्टिकल पे जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करना एक स्पार्क देके, तो उसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे पॉइजनियस पार्टिकल्स और नीचे बैठते हैं। सो जो स्मोक अब बाहर निकलेगा वो प्योर होगा, उसमें ये पॉइजनियस इंप्योरिटी नहीं होगी। तो याद रखो हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में कॉट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट्स। सो डेटोल, लाइजोल ये एग्जांपल्स है कोलोइडल सॉल्यूशंस है, दे आर इमल्सन, सो वो हम यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में। तो हमने देखा था सल्फाइड ओर का अगर हमें कंसेंट्रेशन करना है तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ये एक तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो सल्फाइड का सॉल्यूशन हम बनाते हैं वो क्या है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट रबर प्लेटिंग में अगर आप देखो कुछ हैंडल्स हम बनाते हैं या इलेक्ट्रिकल वायर्स का जो ऊपर का रबर कवरिंग है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। हाथ के जो ग्लव्स बनाते हैं या पैर के ग्लव्स बनाते हैं तो उसमें भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से रबर का कोटिंग चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है सीवेज डिस्पोजल में। मतलब क्या होता है, जो भी पानी को हम प्योरीफाई करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस यूज करते हैं, इस तरह से वाटर ट्रीटमेंट होता है। देन मेडिसिन्स में, तो मेडिसिन्स में एंटीबायोटिक में जो हम इंजेक्शंस बनाते हैं, पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, तो ये इंजेक्शंस क्या है, दे आर इमल्सन्स, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस का। देन एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, आप देखो तो टाइट्रेशन में हम फ्लोरेसिन यूज करते हैं। जब NaCl का हम टाइट्रेशन अगेंस्ट AgNO3 करते हैं तो यहाँ पे भी हम एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर का यूज करते हैं। एंड लास्ट है फोटोग्राफिक प्लेट्स या फिल्म्स में। मतलब फोटोग्राफी के लिए हम जो AGBR यूज करते हैं वो लाइट सेंसिटिव मटेरियल है, तो उसको ग्लास प्लेट पे या फिर हम सेल्यूलोइड फिल्म पे डिपॉजिट करते हैं। किसको, AGBR के इमल्सन को। तो इसको भी कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये एप्लीकेशंस आप लर्न करो।